नमस्कार, मैं कमलेश और मालवीय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हम आज फिलॉसफी सब्जेक्ट यानी दर्शन शास्त्र के सिलेबस के बारे में जानेंगे। यानी कि CUT PG में किस तरीके के सिलेबस रहते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, ये सारा कुछ हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। और फिर अलग अलग दिनों पे, अलग अलग टाइम पे हम टॉपिक वाइज इस पूरे क्रैश कोर्स में CUT PG के लिए चर्चा करेंगे या एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं बेसिकली इस सिलेबस फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का क्या है और पैटर्न क्या है। तो आपके पहले ही पॉइंट पे लिखा हुआ है ये वाला, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पत्र में कितने होंगे, ये 75 क्वेश्चन दर्शन शास्त्र से पूछे जाएंगे और ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। यानी कि जो सिलेबस आपको आगे विस्तृत रूप से दिया जाएगा वो आपके विषय से ही यानी फिलॉसफी से ही ये जाएगा। जिस किसी का दूसरा सोशियोलॉजी है वो सोशियोलॉजी से होगा, जिस किसी का इंग्लिश है, हिंदी है तो हिंदी से पूछा जाएगा। तो हमारा जो है वो दर्शन शास्त्र है, तो 75 नंबर का क्वेश्चन दर्शन शास्त्र से आएगा और 25 नंबर का क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी से आएगा। सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य होते हैं यानी कि कंपलसरी होते हैं और आपका जो क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश में ये द्विभाषी होता है, पूछा जाएगा। तो जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी देखेगा और जो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है वो अंग्रेजी का करेगा। और जिसको बाइलिंगुअल होता है वो तो जहाँ कन्फ्यूजन होती है या तो हिंदी की जगह पे अंग्रेजी या अंग्रेजी के जगह पे हिंदी देख लेता है। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये सिलेबस फिलॉसफी का पूरा सिलेबस जो है 5 सेक्शन में विभाजित है। यानी कि आप देख रहे हो कि ये खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5। तो 5 खंडों में 5 सेक्शन में ये विभाजित है पूरी तरीके से सिलेबस। पहला जो सेक्शन है वो मेटाफिजिक्स को डील कर रहा है, यानी कि तत्वमीमांसा। मेटाफिजिक्स बोले तो तत्वमीमांसा। तो इसी तरीके से आगे आप देखिएगा कि एपिस्टेमोलॉजी का सेक्शन होगा, ज्ञान मीमांसा का। फिर इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र का होगा, लॉजिक तर्क शास्त्र होगा और भी जो चीज़ें होंगी दर्शन शास्त्र में वो आगे आपको अलग अलग सेक्शन में आएंगी। तो टोटल जो है 5 सेक्शन हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक है उस टॉपिक को हम देखेंगे और फिर जो है आपको पूरी तरीके से इस सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चंस रहेंगे दर्शन शास्त्र से, जिसमें कि ये जो सिलेबस है इसी सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो खंड 1 है, मैंने बताया कि हमारा सिलेबस जो है 5 खंड में 5 सेक्शन में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके सिलेबस को समझने की। आप कभी भी जाओ और एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करो तो सलाह दिया जाता है कि उसका सिलेबस क्या है। अगर हमको दिमाग में सिलेबस याद हो जाता है या रहता है तो हम उस एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बेहद ही करीब होते हैं। तो हम देखेंगे 1 बाय 1 इसके स्ट्रक्चर को, सिलेबस के स्ट्रक्चर को, और उसको विस्तृत तरीके से हम क्लास बाय क्लास पढ़ते जाएंगे ये क्रैश कोर्स में। तो और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जब पढ़ रहे होंगे टॉपिक, उसके अंत में क्वेश्चंस भी करेंगे और देखेंगे कि हमारा तैयारी किस तरीके का है। तो जैसा कि हमने बताया कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस का अंदाज़ा होना बेहद ही ज़रूरी है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो रामबाण बोला जाता है।
तभी तो हमको बेसिकली आइडिया लगता है कि हम कितने पानी में हैं। सो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला ये सेक्शन है मेटाफिजिक्स या तत्वमीमांसा। मेटाफिजिक्स आप देखते हैं कि फिजिक्स के बियॉन्ड जो बातें की जाती है वो मेटाफिजिक्स की जाती है, यानी कि आत्मा, परमात्मा, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वर्ग, नरक, ये कॉन्सेप्ट क्या कहाँ है, पुनः आदमी मरता है तो कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें तो ये तत्वमीमांसा के अंतर्गत आती हैं। तत्वमीमांसा में पहला जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है वो है प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण। ये हिंदी हो गया और ये जो है इंग्लिश है, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि सभी जो ईश्वरवादी हैं उनके लिए, जो आस्थावान हैं उनके लिए प्रमाण के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम इसको जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी अच्छे से ईश्वर के अस्तित्व के लिए कैसे प्रमाण हैं वो 4-5 प्रमाण आप देखेंगे कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट होता है, टेलियोलॉजिकल होता है आर्गूमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट होता है, मोरल आर्गूमेंट होते हैं, फिर जो है आपको बेसिकली ईश्वर अनुभव होता है, उसके आधार पर भी तर्क दिए जाते हैं ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। लेकिन क्या पूरी तरीके से ईश्वर की अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है या किया गया है आज तक, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा टॉपिक रहा तत्वमीमांसा सेक्शन का। दूसरा है फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म, स्वातंत्र्य इच्छा और नियतिवाद। अब जब हम जन्म लेते हैं तो क्या कोई हमारे अंदर कंप्यूटर की तरह सिस्टम पूरी तरीके से भर दिया है और हम कंट्रोल हैं, केवल हम कंट्रोल किए जा रहे हैं, या हमारा खुद अपना का स्वतंत्र इच्छा है कुछ चुनने का? जैसे कि हम इस जीवन में जन्म लिए हैं तो इस अपने लाइफ में हम क्या करेंगे? जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप जो है क्या ये पढ़ना या यूँ कहे कि टीचर बनना या फिलॉसफी पढ़ना, ये आपने खुद चुना है या किसी परिस्थितिवश आपने इस चीज़ का चुनाव किया है? ये आप एक एज अ फ्री विल चूज कर रहे हैं या कहीं से नियंत्रित होकर के आप चुनाव कर रहे हैं? ये सारी चीज़ फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत हम देखेंगे। उसी तरीके से सेल्फ एंड नो सेल्फ, सेल्फ का कंसेप्ट मतलब आत्मा, और फिर जो है परमात्मा इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सेल्फ के अंतर्गत हम देख लेंगे, और अनात्म यानी कि नो सेल्फ की बात जो की जा रही है, ये तीसरा जो है तत्वमीमांसा के सेक्शन में हम देखेंगे। चौथा जो है कॉन्शसनेस यानी चेतना, यानी कि सारी चीज़ मौजूद हैं। अगर हम मेटाफिजिक्स फिजिक्स की बात करें, हम अनुभव लेवल पे बात करें कि अगर ज्ञान हम करते हैं किसी चीज़ का तो हम रीजन और एक्सपीरियंस के सहारे करते हैं। तो मान जाइए कि ये मैंने पेन रखा है, इसका ज्ञान हमें अपनी आँखों से इस पर हम देखते हैं, और इसका जो कलर है वो रिफ्लेक्ट हो करके लाइट के माध्यम से हमारे आँखों तक आता है, और तब हम जानते हैं कि अपने माइंड के थ्रू कि ये कलम मेरे हाथों में है जिसके सहारे मैं लिख पाता हूँ। तो ये जानना का प्रोसेस जो है वो ये चेतना है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस कलम को जान पा रहा हूँ, ये चेतना के माध्यम से ही आ पाता है। इस कलम को नहीं पता है कि ये मुझे लिखवा रही है या लिख रही है, ठीक है, या जिस वस्तु का जो जिसमें चेतना नहीं है, अचेतन जीव हैं, उनको नहीं पता है कि मेरा इस्तेमाल किस ढंग से किया जा रहा है। लेकिन चेतन जो जीव प्राणी होता है उसको बेहद मालूम रहता है कि हम किसी चीज़ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। तो चेतना का मतलब कि जिसके अंदर प्राण हो, जो जीवित हो, वो कॉन्शसनेस। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब पर्सनल आइडेंटिटी या व्यक्तिगत अनन्यता लिखा हुआ है
या व्यक्तिगत पहचान इसको कह सकते हैं। हिंदी में अनुवाद बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे देखेंगे कि पर्सनल आइडेंटिटी नाम की चीज़ कैसे होती है। आप कैसे जानोगे कि जो आप बचपन में थे वही सेम बॉडी को रखते हुए, सेम आप यादों को रखते हुए आप वही इंसान आज भी मौजूद हो? क्या वो आइडेंटिटी बदल गई है या फिर अभी भी आप वही हो? तो पर्सनल आइडेंटिटी में यही चीज़, कैसे हम पहचान पाते हैं कि ये मैं हूँ और दूसरा बंदा दूसरा है, या ये मनुष्य की कैटेगरी है और फिर दूसरा जो है वो पशुओं की कैटेगरी है। तो हम यानी कि मैं कमलेश हूँ, और मैं कमलेश क्यों हूँ, या कोई भी विशाल है या फिर शलोनी है, तो ये क्यों है? तो उसका एक खास वजह होगा। तो वही एक पर्सनल आइडेंटिटी कि हम खुद में एक खास इस टाइम और स्पेस में खास है, तो वही पर्सनल आइडेंटिटी। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? आप प्राइवेसी की बात करते हैं, तो प्राइवेसी जो होती है वो पर्सनल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारा जो है पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में सेक्शन 1 में चर्चा करना है, या व्यक्तिगत अनन्यता के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसी के अंतर्गत सेक्शन के अंतर्गत टॉपिक नंबर 6 है सब्सटेंस एंड क्वालिटी के बारे में, यानी कि सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो सब्सटेंस का मतलब बेसिकली आप पदार्थ पढ़े होंगे कि हमारे भारतीय दर्शन में अलग अलग पदार्थों की चर्चा की गई है ना, कि कोई कितना पदार्थ स्वीकार करता है, अन्य कितने पदार्थों को स्वीकार करते हैं। चारवाक को अगर 4 तत्व या पदार्थ मानते हैं, या पदार्थ किसको कहते हैं, तो आप देखते हो कि परमाणु का जो परिभाषा है कि हम किसी भी चीज़ को विभाजित करते जाएं और वो जो अंतिम कड़ी है जो और विभाजित न हो सके, वो बेसिकली पदार्थ का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो वैशेषिक जो दर्शन था वो परमाणु के बारे में बेसिकली भारतीय दर्शन में करता है, जिसके प्रणेता कणाद हैं। तो आप अगर देखते हो तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते जाते हैं और पदार्थ का जो फिलॉसफी के अंतर्गत डिस्कशन होता है कि वो जो किसी अन्य के ऊपर निर्भर न हो, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, वो पदार्थ होता है। आप पाश्चात्य में देखोगे तो डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये सारे लोग पदार्थ के बारे में बताते हैं कमोबेश। या अगर आप पहले चले जाओ ग्रीक दर्शन में, तो वहाँ पे प्लेटो और अरस्तु ने भी पदार्थ के बारे में बातें की है कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो है एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में, सब्सटेंस के रूप में, क्योंकि वो किसी अन्य के ऊपर नहीं निर्भर है, इसीलिए उसको मोनिज्म आता है स्पिनोजा को अगर आप देखो तो। ठीक है, क्योंकि वो एक चीज़, उसी तरीके से द्वैतवाद अगर हम देखें, डुअलिज्म की बात अगर करें डेकार्ट में, तो वो माइंड और बॉडी को देखता है। तो एक इंडिपेंडेंट सब्सटेंस और एक बेसिकली रिलेटिव सब्सटेंस की बातें करता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। सब्सटेंस के साथ साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि एक घड़ा है, ठीक है, तो घड़ा में जो उसका मूल तत्व है ना, मिट्टी, अगर हम बात करें मिट्टी के परमाणु, तो वो बेसिकली कहलाएंगे कि उसके सब्सटेंस जो है सॉइल है, मिट्टी है, लेकिन उसका कलर जो है अलग अलग बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो वो गुण जो है बदलता रहता है। तो क्वालिटीज से मतलब हमारा ये है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बीइंग एंड बिकमिंग, मतलब कि जो भी परिवर्तन है और जो परिवर्तनशील नहीं है,
यानी कि वो चिरकालिक है, शाश्वत है, वो बीइंग कहलाता है। ठीक है, बीइंग और बिकमिंग के ऊपर खूब चर्चा हुई है ग्रीक दर्शन में, अर्ली ग्रीक दर्शन में। बेसिकली पार्मेनाइडिस जो बीइंग को समर्थन करता है और हेरेक्लाइटस जो कि बिकमिंग को समर्थन करता है। उसी तरह जैसे कि आप देख सकते हो इसको बौद्ध में क्षणिकवाद के रूप में हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ वो शाश्वत नहीं रह सकता, वो हर क्षण बदलता रहता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स ले सकते हो, फ्लक्स का जो सिद्धांत है वो चिर प्रवाह, या एक ही नदी में हम दोबारा जो है स्नान नहीं कर सकते हैं। ये सारा जो है वो किस कॉन्सेप्ट में आता है, वो बिकमिंग के अंतर्गत आ रहा है। वो हमारा रियलिटी है वो परिवर्तनशील है, चेंजिंग है, वो इटर्नल नहीं है। जहाँ पे इटर्निटी की बात आती है तो वो बीइंग होता है, और बिकमिंग जो है वो बेसिकली चेंज की बात करता है। ठीक है, आगे जो है एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी की बात करें तो आप जो है अरस्तु के दर्शन में पाते हैं, है ना, कि एक्चुअल में कोई भी चीज़ क्या है और पोटेंशियलिटी क्या है। ठीक है, पोटेंशियलिटी की बात है जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी एक चने का बीज है, भीगा हुआ है, उसके अंदर पोटेंशियलिटी है कि वो चने का पौधा बन सके। ठीक है, या किसी भी पेड़ का बीज अगर हम लेते हैं तो उसके बीज में वो पोटेंशियलिटी है, जैसे 10th 12th, या अभी भी आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है कि आप जो है सिविल सर्वेंट बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, या किसी अन्य प्रोफेशन में जा कर के सेवा दे सकते हो, या एक अच्छा सिटीजन बन सकते हो। तो ये आपके अंदर पोटेंशियलिटी है। तो पोटेंशियलिटी का जब अच्छे से सदुपयोग हो जाता है तो एक्चुअलिटी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि अरस्तु जो है ईश्वर को एक्चुअल मानता है, मतलब कि वो परफेक्ट एक्चुअलिटी में विश्वास कर रहा होता है। यानी कि ईश्वर जो है वो एक्चुअल है और उसके अंदर मैटर और गॉड अगर हम बात करें तो मैटर जो है वो उसके अंदर पोटेंशियलिटी है। ठीक है, कि वो फॉर्म की तरह बढ़े। ये वो दो ही आगे जा कर के चार बेसिकली कॉजल रिलेशन में अरस्तु बात करता है, उसको विस्तृत रूप से हम देखेंगे। सो यहाँ पे बात है कि मैटर किस तरीके से फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैटरलेस फॉर्म हो जाए तो वो गॉड होता है, वही एक्चुअलिटी है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी जो है कि मैटर फॉर्म बन जाए, ठीक है, वो होती है पोटेंशियलिटी। ठीक है, तो ये एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी की बात हो। अपीयरेंस एंड रियलिटी, आप लोग भारतीय दर्शन में खूब उदाहरण रज्जु और सर्प का देखते होंगे। ठीक है, या फिर ट्रेन का एग्जाम्पल देखते होंगे, या मिराज का जो एग्जाम्पल होता है कि एक्चुअलिटी मतलब आभास। ठीक है, सॉरी, अपीयरेंस मतलब आभास। हमको किसी भी चीज़ का, जो वस्तु वहाँ नहीं है उसके होने का आभास होता है। ठीक है, हमको लगता है कि वो वस्तु वही है। जैसे कि रस्सी है, रस्सी में सांप नहीं है, लेकिन हम भ्रम कर जाते हैं, हमको अपनी इंद्रियां धोखा दे देती हैं कि ये रस्सी नहीं बल्कि सर्प है। लेकिन अगेन कुछ देर बाद हमको रियलिटी चेक मिलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये रस्सी तो नहीं बल्कि सर्प है, ये स्नेक है। सो देयर इज नो रोप बट इट इज अ स्नेक। वी गेट अ रियलिटी चेक ऑन द सेम मोमेंट, राइट। तो अगर हमको मालूम चलता है कि ये सर्प है, जो कि इंद्रिय से ही हमारा जो बुद्धि है और इंद्रियां हैं इससे हम
चेक करते हैं तो भ्रम जो होता है वो जो वस्तु रहती है वो एक्चुअली में किसी और चीज़ को अधिरोपित कर देती है, तब हमको लगता है कि वो चीज़ जो है आभास के द्वारा होता है। तो आभास वो होता है, ठीक है, जैसे कि रस्सी में सर्प का दिख देना, लेकिन वास्तव में तो वो रस्सी रहती है, उसमें सर्प तो है नहीं, ठीक है। या उदाहरण के तौर पे आप और ले सकते हो कि कोई भी एक गणेरिया है और नाटक में वो राजा बना हुआ है, किंग का रोल प्ले कर रहा है, तो असल में उस नाटक से हटा दिया जाए, उस जो है प्ले से अलग करके देखें तो रियलिटी में वो समाज के अंदर गणेरिया है, सेफर्ड है, लेकिन अभी जो है वो एक्चुअल में गणेरिया है और अपीयरेंस के तौर पे अभी वो किंग बना हुआ है। तो अपीयरेंस एंड रियलिटी को इस तरीके से देख सकते हैं। माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये वेस्टर्न फिलोसफी में डेकार्ट से शुरू होती है, देह और मन की समस्या, ठीक है, कि बेसिकली क्या ये दो सत्ताएं हैं और इनका इंटरेक्शन कैसे होता है, ये आपस में मिलते कैसे हैं, ये बातें कैसे करते हैं, तो बॉडी और माइंड ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये डेकार्ट ने बताया है कि एक पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड में ये दोनों ही अंतःक्रिया करते हैं। तो अंतःक्रियावाद या इंटरेक्शनिज्म के संस्थापक के तौर पे डेकार्ट को माना जाता है। फिर आप देखोगे कि वो स्पिनोजा बेसिकली पैरेललिज्म या समानांतरवाद के तरफ बढ़ता है कि नहीं दोनों ही जो है पैरेलल चलते हैं, माइंड और बॉडी, इनका इंटरेक्शन आपस में नहीं होता। फिर प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी जो है वो लाइबनिज में आ जाता है। तो इस तरीके से माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन जो है फिलॉसफी ऑफ माइंड के अंतर्गत हम देखते हैं और उसके अंतर्गत हम इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से देखेंगे और आगे चलेंगे। तो ये टॉपिक नंबर 10 हमारा हो गया और आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। तो थोड़ा जो है 13 टॉपिक हैं जिसमें कि यूनिवर्सल्स यानी कि हमारा 11वां जो सब इसको यूनिवर्सल या सामान्य कह सकते हैं, जैसे कि हर एक वस्तु जो होती है या हर एक जो विशेष होता है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होता है, उस कॉमन चीज़ को अगर हम निकाल दें तो वो सामान्य होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक मनुष्य हूँ, कोई स्त्री भी एक मनुष्य है, कोई बच्चा भी मनुष्य है, बूढ़ा भी मनुष्य है, उसके अंदर एक कॉमन जो है ह्यूमननेस, ठीक है, या मनुष्यत्व जो है वो कॉमन है, वही सामान्य होता है। तो सामान्य क्या चीज़ है, सारे एक वर्ग का जो सार है उसको हम सामान्य कहते हैं या यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे काऊ है तो काउनेस उसके अंतर्गत सामान्य पाया जाता है। गाय है तो उसके अंतर्गत, गाय में तो कई तरह की गाय होंगी, काली गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, दुधारू गाय, कम दूध देने वाली गाय, तो लेकिन उसमें स्पेसिफिक क्या है, उसमें कॉमन क्या है सारे गायों में, गोत्व यानी काउनेस, ठीक है, इसी को हम सामान्य कहते हैं। तो यूनिवर्सल, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, ठीक है। अब रियलिजन को हम यथार्थवाद या कह सकते हो वस्तुवाद और आदर्शवाद कहेंगे आइडियलिज्म को। तो रियलिज्म कहता है कि हमारे माइंड के इंडिपेंडेंट, माइंड से स्वतंत्र, हमसे स्वतंत्र किसी चीज़ की सत्ता है, वो मौजूद है। अगर मैं बात करूं कि इस कमरे में अगर मैं खड़ा हूं और ये वाइट, ये जो स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे ये मौजूद है, अगर मैं यहाँ इस कमरे से बाहर भी चला जाऊं तो भी ये मौजूद रहेगा, मेरे न रहने के बावजूद। तो मेरे होने या ना होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप जिस टेबल पे या चेयर पे बैठे हो, उस टेबल और चेयर का आपके होने और ना होने से नहीं प्रभाव पड़ता है। आप रहेंगे तो भी वहाँ है जब तक कोई हटाता नहीं या कोई परिस्थिति नहीं हटाती, और आप नहीं रहते हैं तो भी वहाँ पे रहता है।
तो वस्तुवाद कहता है कि कोई भी वस्तु रियल में वो वही मौजूद रहती है बिना किसी अन्य की अपेक्षा किए हुए। इसको हम वस्तुवाद कहते हैं या रियलिज्म कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जिस्ट इन इटसेल्फ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीवन। ठीक है, तो ये रियलिज्म है। आइडियलिज्म में ऐसा होता है कि इसमें आइडियल के फॉर्म में, जैसे कि प्लेटो के दर्शन में हम देखते हैं कि वो आइडियाज को ही रियल मानता है, कि आइडियाज ही उसके लिए सब कुछ है। ठीक है, बाकी ये सारी दुनिया की जो चीज़ें हैं वो कॉपीज हैं, प्रतिलिपि हैं, जेरोक्स हैं, लेकिन आइडिया जो है वो उसके लिए रियल है। सारी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे मन से, ठीक है, उत्पन्न होती हैं और हमारे मन के हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, वो आइडियाज कहलाता है। ठीक है, हमारे होने से किसी भी चीज़ का होना या ना होना अगर फर्क पड़ रहा होता है तो वो आइडियलिज्म या आदर्शवाद कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो बौद्धों का विज्ञानवाद है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटो का दर्शन ले लो, हेगल को ले लो, ये सारे जो है आदर्शवादी दार्शनिक या दर्शन के तौर पे देखे जाते हैं। उसी तरीके से 13वां जो टॉपिक है इसेंस एंड एग्जिस्टेंस, हमारे मेटाफिजिक्स वाले सेक्शन का लास्ट है। इसेंस का मतलब वही चीज़ की सार, ठीक है, कि किसी भी चीज़ का निचोड़ क्या है, उसका कॉमन एलिमेंट क्या है, वो होता है उसका सार। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गाय है तो सारे गायों में एक कॉमन चीज़ क्या है, सारे मनुष्यों में एक कॉमन चीज़ क्या है, तो गोत्व और मनुष्यत्व, ह्यूमन नेश, और फिर जो है काउनेश, ये कॉमन है। तो अगर ये चीज़ कॉमन है तो उसी को हम कहते हैं कि इसेंस में, है ना, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर दिए जा रहा है, कोई बोले जा रहा है, कभी से गोल गोल बातें करे जा रहा है, पूछते हो भैया कहना क्या चाहते हो, ये मुझे बताओ। ठीक है, वो इसेंस है, कहने का क्या तात्पर्य है। कभी से हम कहानी सुन रहे हैं, लास्ट में बोलता है मोरल स्टोरी ये है, स्टोरी का मोरल ये है, तब जो है हम कहते हैं कि उसका सार क्या है, हमको सीखने को क्या मिला उससे। ठीक है, वो चीज सार। और एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु मौजूद है किसी देश और काल में या नहीं मौजूद है। ठीक है, अस्तित्वान है या फिर नहीं अस्तित्वान है। जैसे कि मैं अभी इस समय में यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मेरा अस्तित्व है। अगर मैं नहीं हूँ, कोई भूत तो नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारे समाज में घोस्ट या भूत की कल्पना की जाती है कि भूत है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसी तरीके से आप ईश्वर को भी ले सकते हो कि ईश्वर अस्तित्वान है या नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक पेन है ना, तो कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे दिमाग का भी प्रोडक्ट होता है, हम अपने दिमाग से भी सारी चीज़ें बहुत निकाल लेते हैं। तो ये इसेंस और एन एग्जिस्टेंस का रियल मीनिंग समझाने की कोशिश किया। ये आएगा आपको जब पढ़ेंगे सात्र को, जियां पॉल सात्र, एक फ्रेंच फिलोसोफर जो अस्तित्ववादी दार्शनिक माने जाते हैं, उनके दर्शन में हम इसेंस एंड एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय मनुष्य के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। इसीलिए उसने बात करी कि हमारा अस्तित्व का कोई मतलब भी है या नहीं है, या हम सिर्फ एक मशीन, एक टूल की तरह बने हुए हैं। तो वही बोलता है जो हमारा इसेंस है, हमारा एग्जिस्टेंस है, वो प्रायर है इसेंस से, जो कि बाकी सारे लोग मेटाफिजिकल थिंकिंग के लोग मानते थे कि नहीं, इसेंस जो है वो प्रायर है एग्जिस्टेंस के, एग्जिस्टेंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। यानी कि मनुष्य को केंद्र में जो लेकर के आया वो सात्र था, और वही फिर सात्र से आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है अस्तित्ववाद की फिलॉसफी आपको
देखने को मिलेगी। ये लगभग अस्तित्ववादी जितने भी दार्शनिक रहे हैं वो एक तरीके से साहित्यकार रहे हैं, किसी न किसी को नोबेल वगैरह मिला है अच्छा काम करने के लिए, तो मनुष्य के अस्तित्व को लेकर के बहुत ही चिंतित रहे हैं। तो ये है सेंस एंड एग्जिस्टेंस, इसलिए उससे रिलेटेड है, इसलिए ये आपको दिया गया है। आगे हम देखते हैं तो हमारा खंड 2 है। अभी हम जो 13 टॉपिक देखे वो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत था, अभी हम देख रहे हैं वो ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टोमोलॉजी, इसको हम यहाँ लिखा भी हुआ है कि एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टोमोलॉजी के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि ज्ञान होती क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ठीक है, ज्ञान की सीमाएं क्या हो सकती हैं, ठीक है, हम कितना हद तक किसी चीज़ को जान सकते हैं, है ना, ज्ञान के साधन क्या हैं, ये सारी चीज़ जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। तो थ्योरी ऑफ ट्रूथ जो है आप देख रहे हो, इसको जो है या इसको हिंदी में सत्यता का सिद्धांत बोलते हैं। तो आप देखते हो कि कोहेरेंस ट्रूथ है, फिर जो है प्रैग्मेटिक ट्रूथ आता है, फिर इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रूथ आता है। ये सारा जो ट्रूथ है हम पढ़ेंगे इस थ्योरी ऑफ ट्रूथ के अंतर्गत, ठीक है, कि संततता का सिद्धांत, ठीक है, फिर जो है व्यवहारिक सिद्धांत, सत्यता का सिद्धांत, ये सब जो है हम सत्यता के सिद्धांत के अंतर्गत अच्छे से पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एरर मतलब कि भ्रम का सिद्धांत, है ना, कि कोई चीज़ बोलेगा कि भ्रम एक्चुअली किसी अन्य चीज़ों के ऊपर मानेंगे। तो भ्रम के सिद्धांत में हम बेसिकली भारतीय दर्शन को लेकर के ये बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसमें जो है जैसे कि न्याय के अन्यथा ख्यातिवाद को लेकर के हम देखेंगे, फिर उसी तरीके से अनिर्वचनीय ख्यातिवाद जो है आप देखोगे कि अद्वैत वेदांतवादियों का है, ठीक उसी तरीके से आप अलग अलग ख्यातिवाद की सिद्धांत इस भ्रम के सिद्धांत में आप देख पाओगे, ठीक है। गेटियर प्रॉब्लम है ना, कि गेटियर एक ऐसा इंटरेस्टिंग फिलोसोफर जिसके सामने अपने अस्तित्व की खतरा मंडरा रहा था, उसे पेपर लिखना था, परंतु उसका जो है स्कॉलरशिप ख़त्म होने वाला था या प्रोफेसरशिप जो भी कह सकते हो। तो उसके सामने अब ये था कि उसे पेपर लिखना अनिवार्य ही है, तब उसने नॉलेज के ऊपर, है ना, ठीक है, नॉलेज के ऊपर एक पेपर लिखा जिसको कि गेटियर प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो प्लेटो ने बताया था, आई गेस जेटीबी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ठीक है। ऐसा माना जाता था गेटियर से पहले कि अगर ये 3 चीज़ें हैं, जस्टिफिकेशन है, वो चीज़ ट्रू है और बिलीफ है उसमें, तो उसको हम कहेंगे कि वो ज्ञान है, उससे हमको ज्ञान हो जाता है इन 3 चीज़ों से, जेटीबी से। यानी ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान होने के लिए जस्टिफाइड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, हमारे बिलीफ का ये चीज़। लेकिन गेटियर ने इस चीज़ को, ये तीनों चीज़ों को दिखाया कि ये जस्टिफिकेशन उसमें भी मौजूद है, ट्रू भी है, वो बिलीफ भी है, फिर भी वो ज्ञान नहीं है। तो इसी चीज़ को गेटियर प्रॉब्लम हम बोलते हैं, आगे विस्तृत तरीके से हम समझेंगे। फिर जो है डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की परिभाषा की, अब आगे जो है हम इसी में देखेंगे कि ज्ञान किसको कहते हैं। तो इस ज्ञान की परिभाषा में इसको हम कह सकते हैं कि ज्ञान कैसा है ना, कि प्रमा हम भारतीय दर्शन में कहते हैं, अप्रमा, ठीक है। तो जो यथार्थ ज्ञान है और अयथार्थ ज्ञान है, अगर हमारा नॉलेज वस्तु के अनुरूप जैसा हम सोचते हैं, अगर वो वस्तु के अनुरूप ही हो जाए, करस्पॉन्डेंट हो जाए, ठीक है, तब वो कहेंगे कि हमारा यथार्थ ज्ञान है। जैसे कि अगर हम न्याय के टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करें, गौतम ने बोलो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञानम,
यानी कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? इंद्रिय और अर्थ, मतलब कि सेंस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से, ठीक है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने अगर कोई बोतल रखा हुआ है तो हम अपने आंखों से बोतल को देखेंगे और फिर जब देखेंगे तो हमारे माइंड में वो दिमाग में बात जाएगी कि ये बोतल है जो फला रंग का है, हरा है, रेड है, प्लास्टिक का है, सिलिंड्रिकल है, ये सारी चीज़ें जो है हम मालूम कर पाएंगे। तो अगर ऐसा चीज़ है अगर हमारे कमरे में, तो हम कह पाएंगे कि हमको ज्ञान सही में यथार्थ ज्ञान हुआ है, नहीं तो अयथार्थ ज्ञान हुआ है। ठीक है, जैसे कि अयथार्थ ज्ञान के रूप में अगर कोई कल्पना करे कि हमारे पॉकेट में लाखों रुपए हैं, तो मैं इमेजिन कर लूँ कि करोड़ों का पैसा मेरे पैकेट में भी है, या मेरे घर में मेरे तकिए के या मेरे बेड के नीचे है, इमेजिन कर लें, तो हमारे कल्पना मात्र करने से हो तो नहीं जाता है। या सोने का पहाड़ आप ले लो कि गोल्डन माउंटेन, क्या पूरा का पूरा कहीं सोने का पहाड़ देखा है या सिर्फ मेरे कल्पनाओं में है? तो अगर ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमारे इमेजिनेशन दिमाग में, मस्तिष्क में ही है, तब जो है वो अयथार्थ ज्ञान है, वो हमारा ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की परिभाषाएं के अंतर्गत हम सारी चीज़ें प्रमा अप्रमा और भी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम 4 चीज़ एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत देखें। आगे हम देखते हैं कि नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, परिचयात्मक ज्ञान और विवरणात्मक ज्ञान, इसके बारे में भी दिया गया है। कि आप देखते हो कि जो रसेल के दर्शन में अगर हम देखते हैं, बातें करते हैं, तो वो कहता है कि हम नॉलेज कैसे जान सकते हैं। एक तो नॉलेज को साक्षात इमीडिएट जाना जा सकता है ना, वो इतना सरल हो कि आपके दिमाग में उसके क्लियरिटी के बारे में कोई डाउट ही नहीं हो, उसको हम कहते हैं परिचयात्मक ज्ञान, जो हमको बस डायरेक्ट हमको समझ में आ जाए, किसी भी चीज़ को देखने से ही मात्र वो समझ हो, उसको विवरण देने की बात नहीं। जैसे कोई बताता है आपको, ठीक है, कि ये जो है कंप्यूटर के माध्यम से, बिजली के माध्यम से उपकरण है, एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा पढ़ाया जाता है। अगर कोई इस तरह से बताता है तो वो जो है आपका विवरणात्मक ज्ञान, विवरण के द्वारा, डिस्क्रिप्शन के थ्रू किसी चीज़ को हम जान रहे हैं और कोई साक्षात ही हम समझ जाएं। जैसे कि अगर छोटे बच्चे को हम मालूम करें कि वो अपने माता को देखता है, पिता को देखता है, तुरंत ही उसके तरफ दौड़ पड़ता है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा, तो वो इमीडिएटली किसी चीज़ को पहचान पा रहा है, वो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस या परिचयात्मक ज्ञान होता है। ठीक है, क्लियर और डिस्टिंक्ट होता है। जैसे कि हम कोई भी फैक्ट को लेके चले, है ना, कि अगर हम जाएं और इस समय घास के ऊपर कुछ शीत वगैरह लगा हो या ओस की बूंदें हों, ठीक है, तो हमको साफ साफ दिखता है स्पष्ट रूप से कि अगर धूप है तो ओस नहीं है, अगर धूप नहीं है तो ओस है शीत ऋतु में। तो ये जो है हमको ज़्यादा कोई दिक्कत होता नहीं। आगे जो है 7वां टॉपिक सोर्सेस ऑफ नॉलेज या फिर ज्ञान के साधन के बारे में हम बात करें कि हम जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं उससे उसके साधन क्या हैं, है ना। हम अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा करते हैं या अपने बुद्धि के माध्यम से, या और सारी चीज़ें इंट्यूशन यानी अंतर्मन हमको खुद ही आभास हो जाता है। जैसे रामानुज एक गणितज्ञ थे, वो कहते थे कि हमको गणित के सूत्र या फॉर्मूला जो है ना वो ईश्वर के द्वारा मिल रहे हैं। तो इस तरह का कोई इंट्यूशन है। तो ज्ञान के साधन आखिर कौन सा साधन है और क्या क्या है, इसके अंतर्गत हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ नॉलेज के अंतर्गत, ज्ञान के साधन के अंतर्गत। तो और जो है इसमें आप देखो क्लासिफिकेशन भी होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम जा रहे हैं तो ये
लंबा होता चला जा रहा है, तो हम संक्षिप्त में ही इसको आगे बढ़ करके देखेंगे। तो आप देखते हो कि अनुभववाद और बुद्धिवाद, ये दो जो है पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान के साधन को लेकर के दर्शन विकसित हुए या स्कूल विकसित हुए। अनुभववाद सेंस ऑर्गन पे, इंद्रिय ज्ञान पे जोर देता है, और बुद्धिवाद रीजन के ऊपर जोर देता है। ज्ञान की हमें जानकारी होती है वो किससे होती है, सेंस ऑर्गन से होती है या रीजन से होती है। इस बहस के ऊपर बेसिकली बुद्धिवाद और अनुभववाद में तो ये है। उसी तरीके से अगर ह्यूम के दर्शन में आते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस इस तरीके से टॉपिक वाइज है, उतना डिटेल में टाइम भी नहीं है कि हम जान सके, तो एज अ रिवीजन कह सकते हो कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। तो स्केप्टिसिज्म या संशयवाद है ना, ह्यूम के दर्शन में हम देखते हैं। ठीक है, तो ह्यूम स्केप्टिक है किसी भी चीज़ों को, क्योंकि वो सेंस एक्सपीरियंस को ही प्राइमरी मानता है। तो हर एक चीज़ को वो डाउट करता है, क्या चीज़ ये सही में है या भी है नहीं है। वो कहता है कि जो वस्तुएं कुछ भी नहीं है, वस्तुएं जो है सेंसेशन है, यानी कि सेंसेशन से जो फिलोसफी के बच्चे हैं वो थोड़े बहुत समझ पा रहे होंगे या नहीं समझ पाएंगे, तो जब क्लासेज होगी उसमें विस्तृत से मैं बताऊंगा। ठीक है, कि हम देखते हैं, अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए टेबल को हम देख रहे हैं, तो टेबल से एक देखते हैं कि चौकोर और भूरे रंग की एक सपाट लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर किताबें या कोई चीज़ रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो टेबल कहलाती है या टेबल है। वो कलर है, वो बदलता रहता है, कभी गोल हो सकता है, कभी चौकोर, कभी और ढंग से टेबल को रखा जा सकता है। ठीक है, या तो इस तरीके से हमको मालूम चलता है कि जो स्केप्टिक्स लोग होते हैं हर एक चीज़ को डाउट करते हैं, है ना। अब कहते हैं कि क्या डाउट करता रहता है, इसको कुछ चीज़ का सर्टेनिटी पे विश्वास नहीं है, कोई भी सर्टेन है इस चीज़ पर वो नहीं जाते, ये नहीं मानते कि कोई भी चीज़ निश्चित तौर पे ऐसी है या ऐसा है। तो संशय, ह्यूम जो है संशयवादी है। ठीक है, तो पूछा भी जाता है कि कौन सा दार्शनिक है जो संशयवादी है, तो ह्यूम को संशयवादी या स्केप्टिक बोला करते हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का औचित्य, कि हम ज्ञान का जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, तो उसके अंतर्गत हम फाउंडेशनलिज्म को पढ़ेंगे, एंटी फाउंडेशनलिज्म को और कोहेरेंटिज्म को पढ़ेंगे। तो ज्ञान से औचित्यता के आधार पर ये जो तीन हैं बेसिकली ये तीन जो है आपको थ्योरीज पढ़ना पड़ेगा, आधारवाद और संसत्तावाद। ये इसका क्लियर जो है फाउंडेशनलिज्म और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मैं आगे बता दूंगा जब क्लासेस में बताऊंगा या सिलेबस को मॉडिफाई कराऊंगा। तो ठीक है, आगे जो है नॉलेज दैट एंड नॉलेज हाउ, ये भी हमको पढ़ना है। और फिर प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, यानी कि जो अनुभव का समस्या है, अनुभव की समस्या इंडक्शन में कि क्या दिक्कतें आती हैं, ये भी हमें आगे जानना है। अप्रायरी नॉलेज, यानी कि ऐसा नॉलेज जो हमारे पहले से ही मौजूद है, ठीक है, वो हमारे एक्सपीरियंस से पहले ही मौजूद है, उसको हम अप्रायरी नॉलेज कहते हैं या प्राग अनुभविक कहते हैं। यानी अनुभव से पहले ही कोई चीज़, जैसे कि इनेट आइडियाज है ना, जन्मजात प्रत्यय को जो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं वो क्या कहते हैं कि जन्मजात जो प्रत्यय है, इनेट आइडिया है, वो प्रायर है, अप्रायरी नॉलेज है, इनेट आइडियाज।
ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में पहले से ही इस आइडियाज़ को डाल दिया है। ठीक है, तो प्राग अनुभविक का मतलब कि हमारे अनुभव और अनुभव में वो चीज़ें नहीं आती है, वो पहले से ही फिट हों, उसको हम बोलते हैं प्राग अनुभविक। ठीक है, जैसे देश और काल, समय और काल, ये इसका शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, ये कोई नहीं, इसका अंत क्या है, अभी जो लिमिटेड बीइंग है वो नहीं समझ पाएगा। ईश्वर को हम कह सकते हैं, या लोग मानते हैं जो ईश्वरवादी हैं, कि वो समय और देश के परे है, वो त्रिकालिक है, शाश्वत है। ठीक है, वो हर जगह है। तो इस तरीके से वो ईश्वर जैसी सत्ता प्राग अनुभविक कह सकते हो, या इनेट आइडियाज। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो आएगा थर्ड सेक्शन, यानी कि एथिक्स या नैतिकता का चैप्टर। तो इसके अंतर्गत हम अलग अलग भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण से या दर्शन में जो नैतिकता के सिद्धांत होंगे ये अब उसको देखेंगे। और उसके अंतर्गत पहला जो है थ्योरी ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, यानी कि नियामक नीति शास्त्र के सिद्धांतों को देखेंगे। नॉर्मेटिव एथिक्स के कहने का मतलब कि ये होता है, एथिक्स में चाहिए से लेना होता है, कोई भी चीज़ कैसा होना चाहिए इसकी बात होता है नॉर्मेटिविटी में। ठीक है, तो नॉर्मेटिव जो है ये फैक्चुअल नहीं है, ये आइडियलिटी की बात करता है, आइडियल है, आदर्श स्थापित करता है। तो नीति शास्त्र में आदर्श की बातें की जाती है, एक तरह से आइडियल चीज़ों के बारे में भी बातें की। कोई भी चीज़ कैसा, जैसे सुंदर है, सुंदर वस्तु कैसी होनी चाहिए, कोई सुंदरता का डेफिनेशन क्लियर कट सभी को स्वीकार्य नहीं है, बल्कि एक सुंदर वस्तु कैसी होनी चाहिए या सुंदरता है क्या, उसको लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से हम नॉर्मेटिव एथिक्स में ऐसा ही पढ़ेंगे, और उसके अंतर्गत यूटिलिटेरियनिज्म, ओके, उपयोगितावाद। ठीक है, उसके अंतर्गत ये देखेंगे, ये यूटिलिटी पे जोर देता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बेंथम है, मिल है, फिर जो है आगे जो है विकासवादी जो हैं सेजविक वगैरह, उनको भी आप देखेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटेरियनिज्म में होता है, उपयोगितावाद में, कि किसी भी चीज़ के यूटिलिटी के आधार पे वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसके औचित्य को लेकर के डिसाइड किया जाता है कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, कोई भी एक्ट। ठीक है, जैसे कि इनका प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, कि अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख, यानी कि जो हमारा प्लेजर है, सुख है, वो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, वो होता है हमारा सुख का तभी तात्पर्य है जब हम अधिकतम व्यक्तियों तक प्रसारित करें, हम वस्तुओं को या किसी भी चीज़ को बांट करके खाएं। ठीक है, इनका यही विश्वास है कि कोई भी चीज़ है ना, वो काफ़ी विस्तृत तरीके से अधिकतम लोगों तक पहुंच पाए तो वो जस्टिसफुल है, न्यायपूर्ण है, अन्यथा वो न्यायपूर्ण नहीं है। संकीर्णता में विश्वास नहीं करता। यूटिलिटेरियनिज्म का ये है, बेंथम और मिल। ठीक है, कांटियन डिओंटोलॉजी ये यूटिलिटेरियन नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में कांटियन डिओंटोलॉजी कहता है कि कोई भी चीज़ है, हम उसके यूटिलिटी पे विश्वास नहीं करते, टेलियोलॉजी पे नहीं जाते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि वो वस्तु बेसिकली अपने आप में न्यायपूर्ण है कि नहीं। कोई भी एक्ट, जैसे कि हमारा ड्यूटी है, तो आप गीता के निष्काम कर्म को देखते हैं, ठीक उसी तरीके से कैटेगोरिकली इंपरेटिव एक कॉन्सेप्ट आता है कांट का। ठीक है, ये डिओंटोलॉजी के अंतर्गत आता है, कैटेगोरिकल इंपरेटिव। ठीक है, यानी कि अहेतुक आदेश, मतलब कि हम
कर्तव्य इसलिए करें कि वो अपने आप में शुभ है। हमें टाइम से क्लास इसलिए पढ़ाना चाहिए या पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है बेसिकली डिओन्टोलॉजी के अंतर्गत आता है ना। किसी चीज़ को अपने आप में शुद्ध, हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहे, हमारा काम है वो कर्म करना, ये डिओन्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। वर्चू इथिक्स, वर्चू के अंतर्गत सद्गुण की बात करते हैं, सद्गुण नैतिकता, ठीक है। ये सुकरात जो है बोला करते थे कि वर्चू इज इथिक्स, सद्गुण है, ठीक है। वर्चू इथिक्स उनके और अरिस्टोटल और ग्रीक फिलॉसफी में देखने को मिलेगा, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आगे जो है ये आपको सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत आ गया ये, ठीक है, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारा मनुष्य जो है वो समाज में कैसे आया। तो सोसाइटी में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध बना, वही जो है सामाजिक जो अनुबंध का सिद्धांत है वो कह सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। इसको आप हॉफ, लॉक और रूसो के अंतर्गत आप देख सकते हो। तो इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। केयर इथिक्स, ये जो है अप्लाइड इथिक्स का पार्ट है, इसको भी हम आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे। अब आगे जो है मेटा इथिक्स का अधिनीति शास्त्र, मतलब कि जब आप 6 सेमेस्टर में होगे तब आप मेटा इथिक्स के थोड़े से चीज़ों को देखे होंगे। तो मेटा इथिक्स में भी आपको रिलेटिविज्म को देख करके चल रहा है कि रिलेटिविज्म, सापेक्षतावाद क्या है, नॉन नेचुरलिज्म क्या है, फिर जो है इमोटिविज्म क्या है, ठीक है, और यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्टिविज्म क्या है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम थ्योरी ऑफ मेटा एथिक्स के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। हम इसको बहुत विस्तृत तरीके से नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि समय लगेगा, अभी और भी सेक्शन हैं। तो आगे ये लॉजिक का पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी मार्क्स गेनिंग होता है और ये खास करके आप नेट JRF जो करता है उसके लिए भी ये 5 मार्क्स इंश्योर कर देता है, ठीक है। 5 मार्क्स का ये लॉजिक का सवाल पूछा करता है, ठीक है। तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र या सिंबॉलिक लॉजिक, उसमें इंडक्टिव लॉजिक भी है। इंडक्टिव लॉजिक का मतलब इंडक्शन के ऊपर, ठीक है, कि इंडक्टिव लॉजिक जो है हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करता है, सर्टेनिटी की नहीं बात करता। प्रोबेबिलिटी या फिर संभाव्यता की बातें किया करता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर मान के चलो कि आज तक सारे के सारे काले कौवे देखते आ रहे हैं, ब्लैक क्रोच हम जानते हैं कि होते हैं, और भी भूरे और तमाम तरह के देखते हो, लेकिन इंडक्टिव जो लॉजिक है वो मानते हैं, ये वैज्ञानिक लोग इसको बहुत ही मानते हैं, इस लॉजिक को फॉलो करते हैं। इसमें ये मान्यता रहती है कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि चेंज हो जाए, कि अभी तक हम कौवे काले देखते आ रहे थे लेकिन निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कौवे जो होंगे वो वाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडक्टिव लॉजिक के अंतर्गत आता है। उसमें एनालॉजिकल रीजनिंग देखेंगे, कैजुअल रीजनिंग देखेंगे, प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो इंडक्टिव लॉजिक के अंतर्गत देखेंगे। साम्यता युक्ति, कारणात्मक युक्ति और संभाव्यता इत्यादि के थ्योरीज को, ठीक है। अब जो है डिडक्टिव लॉजिक, यानी लॉजिक को 2 पार्ट में बांटा जाता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, है ना। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं कि विशेष से सामान्य की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये इंडक्टिव होता है। और डिडक्टिव में क्या होता है कि हम, एक मिनट, डिडक्टिव लॉजिक ये सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ा जाता है, ठीक है, और वहाँ पे विशेष से सामान्य की तरफ बढ़ा जाता है, डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है। तो ये होता है निगमनात्मक तर्कशास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं,
और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है, सिंबॉलिक लॉजिक में हम फिर आगे देखेंगे कि इस लॉजिक को सिंबॉलिक तरीके से कैसे देखेंगे, ठीक है। फिर मेथड ऑफ डिडक्शन देखेंगे, ठीक है, और क्वांटिफिकेशन लॉजिक को भी हम इसी डिडक्टिव लॉजिक के अंतर्गत देखा करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं आकारिक प्रतिकृति, आकारिक न्यायवाद, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, निगमन विधि और क्वांटिफिकेशन का ये हिंदी आई गेस मात्रा निर्धारण सही नहीं है, इसको मैं आगे सुधार करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो क्वांटिफिकेशन लॉजिक जो है पढ़ने को इसके अंतर्गत आएगा। आगे अगर हम देखें इसी में तो सेक्शन 5 में तो ये सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये वाला सेक्शन आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि ये फिलॉसफी कम पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा विषय लगता है। हालांकि फिलॉसफी तो हर एक जगह घुसा हुआ है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे और अभी तो छूट ही गया है इनफॉर्मल फाइलेसिस जो है ना, इंडियन और वेस्टर्न दोनों में हम देखेंगे। इनफॉर्मल मतलब कि जो अनौपचारिक होता है, फॉर्मल होता है इनफॉर्मल, तो फॉर्मल भी देखेंगे और इनफॉर्मल भी देखेंगे, तो ये फैलासी हमको देखनी है। फिर युक्तियों के प्रकार, मतलब कितने तरह की युक्ति होती हैं, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम बेसिकली देखेंगे। तो ये इतना ये लॉजिक का पार्ट रहा है, ठीक है। ये 4-5 इंडक्टिव और डिडक्टिव के अंतर्गत, ये लॉजिक के अंतर्गत। लॉजिक बहुत ही स्कोरिंग है, इसको देखेंगे तो आपको यूजीसी नेट में भी पेपर 1 में फायदा करेगा, ठीक है। अब सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी की अगर हम बात करें, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की, तो इसके अंतर्गत भी जो छोटे छोटे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं वो दे रखा है, और इसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस क्या है ना। इस थ्योरी ऑफ जस्टिस पे अलग अलग लोगों की क्या, प्लेटो ने क्या बोला है जस्टिस के बारे में, ठीक है। इसके बाद अरस्टू क्या कहता है, ठीक है, और फिर जो है लास्ट में जस्टिस की अगर हम बात करें तो जो आप कह सकते हो कि एक फिलोसोफर है, मुझे भूल रहा है, अमर्त्य सेन का भी आप देख सकते हैं, ये भी जस्टिस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी मैं तो बता दे रहा हूँ आपको। और इसके बाद जो है एक मेरे को भूल रहा है वो नाम क्या है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। लिबर्टी एंड इक्वलिटी अगला जो टॉपिक है, ठीक है, जिसको स्वतंत्रता और समानता कहेंगे, इसको हम देखेंगे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है ये देखेंगे, ठीक है। और आगे जो है हम इसी सोशल एंड पॉलिटिकल के क्षेत्र में फेमिनिज्म क्या है इसको देखेंगे, यानी नारीवाद के थिंकर्स, फिलोसोफर इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल जस्टिस यानी वैश्विक न्याय क्या है, क्योंकि आज हम किसी चीज़ के एक पर्टिकुलर एरिया में बंध के नहीं रह गए हैं, बल्कि हम एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पे हैं, तो वहाँ पे ग्लोबल जस्टिस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, वैश्विक न्याय, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि अपवर्जन और भेदभाव, ये भी इसका अनुवाद मार्जिनलाइजेशन का है। हालांकि आप देखेंगे मार्जिनलाइजेशन को बेसिकली हम कहेंगे कि किसी भी चीज़, किसी व्यक्ति को या एक ग्रुप को हाशिए पर ढकेल दिए जाना मार्जिनलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। वो समाज में हमेशा एक तरीके से सामाजिक रूप से बहिष्कृत होकर के आगे वो विकास के रास्ते से अछूता रह जाता है, उसको मार्जिनलाइजेशन सेक्शन कहते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन कहते हैं। जैसे कि आदिवासी हो गए या जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, ये सारे को कह सकते हो मार्जिनलाइज सेक्शन, ठीक है, जिनके यहाँ जो विकास का पैमाना है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये उनके पहुँच से काफ़ी दूर है, वो मार्जिनलाइज सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जिनके साथ रेस,
सेक्स, जेंडर, कास्ट, इन सारे चीज़ों के ऊपर भेदभाव होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आएगा। फिर पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत हम लोग गांधी, अंबेडकर, टैगोर और अमर सेन देखेंगे। गांधी के अंतर्गत इनका फेवरेट जो है, जो कि जैन दर्शन से आप कह सकते हो लिया है इन्होंने, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा के कॉन्सेप्ट को। सत्याग्रह, इन्होंने जो हथियार उठाया था सत्याग्रह का, पहला सत्याग्रह जो है इन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह किया था। खेड़ा आंदोलन आप देखोगे कि जब गांधी जी का आगमन होता है भारत में, तो बेसिकली वो मॉडर्न इंडिया के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जब फ्रीडम इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट देखोगे कि इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से लेकर के खेड़ा और फिर आगे सत्याग्रह करते नजर आए। स्वराज मतलब कि हम देखते हैं कि आज हम आज़ाद हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया फ्रीडम की, ठीक है, फ्री विल की, ठीक है। तो जो कोई भी आज़ाद है तो क्या वास्तव में आज़ाद है, इस चीज़ की चर्चा इन्होंने बेसिकली हिंद स्वराज नामक 1908 में इन्होंने ग्रंथ लिखा था गांधी ने, इसमें करी है। और फिर स्वराज के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद इनके नज़र में क्या है ये देखेंगे। और फिर स्टेट के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि गांधी जो है अनार्किस्ट थे, ठीक है, अनार्किस्ट बोले तो ये राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है, किसी भी राज्य के स्वीकार को। अनार्किस्ट लोग को बेसिकली हिंदी में क्या है शब्द, मैं बता दूंगा इसको भी, ठीक है। तो अनार्किस्ट पोजीशन था गांधी का स्टेट को लेकर के। अंबेडकर को देखेंगे कि जाति की उत्पत्ति कैसे होती है, जेनेसिस ऑफ कास्ट, ये देखेंगे कि इनका सोचना क्या है जाति के उद्भव के बारे में। और इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट इनका एक ऐसे है, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया 1925-27 के आसपास, 1930-32 में इनको जाना था। तो उसी टाइम का ये ऐसे है, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पाए थे, तो उसमें एनहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में इन्होंने बातें की है, ठीक है, कि कास्ट को एनहिलेट कैसे किया जा सकता है, कैसे जाति को उन्मूलित किया जा सकता है। जाति जो कर्स है, एक डिग्निटी का सवाल है, एक डिस्क्रिमिनेशन का आधार है, उस चीज़ को कैसे और एक समतामूलक इगैलिटेरियन सोसाइटी कैसे बनाया जा सके, तो ये सारा पढ़ेंगे। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद इनका हम देखेंगे। फिर जो है एजुकेशन पे इनका क्या राय है ये देखेंगे। और रिलीजन जो है, धर्म यानी कि रिलीजन ऑफ मैन यानी कि मानव जो धर्म है वो क्या है टैगोर के दृष्टिकोण में, उसको हम देखेंगे। अमर सेन का जो जस्टिस है वो देखेंगे। और फिर जो है इसमें नीति और न्याय का सिद्धांत भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 5। और इस तरीके से हमारा जो है पूरा जो सिलेबस का एक सरसरी निगाह से हमने देखा अलग अलग सेक्शन में, वो करेंगे, देख लिया। और फिर जो है हम इसको टॉपिक वाइज हर एक सेक्शन के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप लोग जुड़िए अच्छे से और फिलॉसफी में टॉप करेंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, बस ध्यान दे करके, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछिए। और फिर ये मेरी गारंटी है कि आपको इसमें अच्छे मार्क्स ला करके दिलाएंगे और आपका सपना जो है एक बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का साकार होगा, ठीक है। तो हमने बताया कि फिलॉसफी जो है 75 मार्क्स का आएगा 100 क्वेश्चन में से, ठीक है। और आपका सिलेबस ये रहा जो 5 सेक्शन में बटा है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक और फिर थिंकर्स इत्यादि को लेकर के, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज सिलेबस के ऊपर चर्चा समाप्त करते हैं और फिर नए दिन एक नए टॉपिक के साथ सेक्शन वाइज मिलते हैं। थैंक यू।